Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, today we start remaining part chapter 8 our past history. चैप्टर 8 के फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ. टुडे वी स्टार्ट नाउ फोर्थ वीडियो. द नॉन ब्राह्मण मोमेंट्स. नॉन ब्राह्मण यानी ब्राह्मण के अलावा जो कास्ट हैं, जो पीपल हैं, उनके द्वारा आंदोलन किया गया था. ये मोमेंट कब? अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टिंग द, ये जो गैर ब्राह्मण आंदोलन था ये स्टार्ट किया गया, शुरू हुआ. द इनिशिएटिव कम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस. तो इसमें क्या था, इसका क्या प्रयास था कि जो नॉन ब्राह्मण कास्ट हैं, ब्राह्मणों के अलावा जो दूसरी कास्ट हैं, उनके द्वारा शिक्षा, धन और प्रभाव उनको हासिल हो चुका था. यानी कि उनके पास एजुकेशन भी हो चुकी थी, धन भी था और प्रभाव भी था उनका. दे आर्ग्यू दैट ब्राह्मण वर हायर ऑफ आयरन इन्वेडर फ्रॉम द नॉर्थ हु हैड कंकर्ड साउथर्न लैंड फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन इंडिजीनियस द्रविड़ रेसिस. तो वो आर्ग्यू करते थे, उनके साथ तर्क करते थे ब्राह्मणों के साथ कि, और ब्राह्मणों को क्या कहते थे कि वो कहाँ है, आर्यों के अपने आप को उत्तराधिकारी मानते हैं. और उन्होंने यहाँ आकर साउथर्न लैंड पर आकर अपने आप को, यहाँ के एरिया को कंकर्ड किया, विजय किया. इस एरिया को, यहाँ की ज़मीन को अपने कंट्रोल में किया और यहाँ को अपने जो ओरिजिनल इनहेबिटेड थे, मूल निवासी थे, जो थे द्रविड़ रेसिस, यानी द्रविड़ नस्ल के लोगों को इस भूभाग पर हराकर जो आर्यन थे, नॉर्थ से आए थे और साउथर्न लैंड को अपने कंट्रोल में किया और यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ जातियों को या द्रविड़ नस्ल के लोगों को हराकर यहाँ पर विजय हासिल की थी. ये किसको कहा गया है? ब्राह्मणों को. किसने कहा? जो ब्राह्मणों से अलावा दूसरी कास्ट है उनके द्वारा कहा गया. दे आल्सो चैलेंज्ड ब्राह्मिकल्स क्लेम्स टू पावर. और उन्होंने किसको चुनौती दी है? जो ब्राह्मणों के क्लेम्स हैं, दावे हैं, उनकी जो पावर है, सत्ता है, शक्ति है, उसको चुनौती दी है. जो ब्राह्मणों से अलावा दूसरी जातियां हैं उनके द्वारा ब्राह्मणों को चुनौती दी है. ईवी रामास्वामी नायकर. ये ईवी रामास्वामी कौन थे? जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता था. किसके नाम से? पेरियार. ईवी रामास्वामी को पेरियार के नाम से जाना जाता. एज ही वॉज कॉल्ड, केम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली. वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखता था, संबंधित था. Interestingly, he had been a ascetic in his early lives and had studied Sanskrit scriptures carefully. Later, he became a member of the Congress, only to leave it in disgust when he found that at a feast organized by nationalists, seating arrangements followed caste distinctions. तो इसमें क्या हुआ कि जो ईवी रामास्वामी थे वो मिडिल कास्ट फैमिली में बड़े हुए थे या रिलेटेड थे. उसकी जो स्टार्टिंग की लाइफ थी, स्टार्टिंग में जो अर्ली लाइफ यानी कि जो बचपन में उन्होंने जो संस्कृत के बुक थी, स्क्रिप्चर थे, शास्त्र थे, उनका स्टडी की थी, अध्ययन किया था, ध्यान से अच्छी तरह से अध्ययन किया था संस्कृत के शास्त्रों का. और सन्यासी टाइप के व्यक्ति थे. और जब वह कांग्रेस का सदस्य बन चुके थे तब उन्होंने, जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, उनके द्वारा जो आयोजित की गई थी एक दावत, उसमें क्या देखा था? राष्ट्रवादियों के द्वारा एक दावत दी गई थी. वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग सेटिंग की गई थी. जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो कास्ट डिस्टिंक्शन, जातियों के हिसाब से वहाँ पर बिठाया गया था. ये ईवी रामास्वामी अपने घटना के बारे में बता रहे हैं. दैट इज द लोअर कास्ट वर मेड इट सीट एज ए डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट. तो इस तरह से जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो इस तरह से बनाई गई थी, जो अपर कास्ट के व्यक्ति हैं वो लोअर कास्ट के लोगों से अलग बैठे, डिस्टेंस में बैठे. कन्विंस द अनटचेबल्स है टू
लाइक फॉर देयर डिग्निटीज पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट्स। तो ये सब देखकर उन्होंने ऐसा उसको देखकर हैरानी हुई और इस तरह की घटना को देखकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया था। He argued that the untouchable were the true upholder of an original Tamil and Darwin culture which had been subjugated by Brahman। तो इस बात को उसने ध्यान दिया और पेरियार के इस बात को समझ में आ चुका था कि जो अछूत वर ट्रू अपहोल्डर्स, जिनको अछूत कहा जाता है, उनको अपने आप यानी कि जो अछूत है, अनटचेबल है, उनको अपने स्वाभिमान के लिए आंदोलन शुरू करना होगा, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना होगा। तमिल एंड द्रविड़ कल्चरल, जो तमिल और द्रविड़ हमारी संस्कृति है वह क्या है, हैड बीन सब्जेक्टेड बाय द ब्राह्मण, ब्राह्मणों से ने उस संस्कृति को अपने अधीन कर लिया है। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज सा सोशल डिवीजन एंड द इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन। और इस तरह से उन सारी संस्कृति को या रूल नियमों को अपने अकॉर्डिंग बना लिया है कि जैसे कि जो समाज के अंदर डिफरेंसेस है, इनइक्वालिटी है, समानता है, डिवीजन है, बंटवारा किया गया है, ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया है। और वे कहते हैं कि ये सारा भगवान के द्वारा बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं, भगवान किसी को अलग नहीं बनाता है। ये जितने भी इक्वालिटी की रूल रेगुलेशन बनाए गए ये ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए, ऐसा ईवी रामास्वामी ने कहा था। अनटचेबल हैड टू फ्री देमसेल्फ देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी। तो इस प्रकार सामाजिक समानता के लिए, सोशल इक्वालिटी के लिए सभी धर्मों को जो अनटचेबल हैं, अछूत हैं, उन लोगों से थोड़ा सा अलग रहना। अनटचेबल है टू फ्री देमसेल्फ, अपने आप को अछूतों को स्वतंत्र करना है। जो छोटी जाति जिनको कहा जाता है, उनके कहा कि अपने आप को स्वतंत्र करो, सभी धर्मों से ऊपर हो, तुम किसी धर्म के अकॉर्डिंग अपने आप को लो कास्ट का मत मानो। और जो सोशल इक्वालिटी है, तभी हम समाज के अंदर समानता लागू कर सकते हैं, अगर हम सभी धर्मों से ऊपर उठकर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। पेरियार वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्शन। तो पेरियार के द्वारा आलोचना की गई, बुराई की गई जो हिंदू पुराणों में लिखा हुआ है, स्क्रिप्शन है, लिखे हुए हैं, स्पेशली द कोड्स ऑफ मनु, जो मनु के द्वारा लिखा गया है। एंशियंट्स लॉ गिवर द भगवत गीता एंड रामायण, या भगवत गीता और रामायण के जो रूल रेगुलेशन माने जाते हैं, उन सब की आलोचना की थी, बुराई की थी पेरियार ने। पेरियार ने हिंदू जो पुराण है उनके बारे में, मनु संहिता के बारे में, एंशियंट्स जो पुराने भगवत गीता और रामायण है उन बुकों की भी आलोचना की थी। ही सेड द टेक्स्ट had been used to establish the authority of Brahman over lower caste and the domination of men over women। तो पेरियार ने क्या कहा कि ये सब किताबें ब्राह्मणों ने अपने लिए लिखी हैं ताकि वो लोअर कास्ट पर अपना कंट्रोल कर सके, अपना नियंत्रण कर सके, अपनी सत्ता बना सके, और महिलाओं पर पुरुषों के द्वारा प्रभुत्व स्थापित किया जा सके। इन सभी प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने इन सभी बुकों का सहारा लिया है, रामायण का, भगवत गीता का, कोड्स ऑफ मनु का एंड हिंदू स्क्रिप्शन का। तो ये सब ब्राह्मणों ने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए बनाए हैं। दे assertions did not go unchallenged। तो इस प्रकार ये बातें अनचैलेंज यानी कि चुनौती ने होकर द फोर्सफुल स्पीच, उसके द्वारा कई ऐसे भाषण दिए गए, स्पीच दी गई, राइटिंग लेख लिखे गए, मोमेंट्स आंदोलन किए गए थे ऑफ लोअर कास्ट लीडर डिड लीड टू रीथिंकिंग एंड सम सेल्फ क्रिटिसिज्म अमंग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स। तो इस प्रकार देखा गया कि कुछ जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके बीच में कुछ आपस में आलोचना की प्रक्रिया थी, वो शुरू हो चुकी थी। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की क्रिटिसिज्म किया गया था। अपर कास्ट नेशनल लीडर, जो ऊंची कास्ट के जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनके आपस में आलोचना की जानी शुरू की थी। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी आल्सो रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभा एंड भारत धर्म महामंडल इन नॉर्थ। तो जो नॉर्थ साइड में, उत्तर साइड में हिंदू समाज के अंदर सनातन धर्म की जो सभाएं हैं या धर्म महामंडल है,
तो इस प्रकार की जो सभाएं हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई हैं। एसोसिएशन लाइक द ब्राह्मण सभा इन बंगाल, और इसी तरह की सभाएं ब्राह्मण सभा है जैसे वो बंगाल में बनाई गई है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज एसोसिएशन वाज टू अपहोल्ड कास्ट distinctions as the cornerstones of Hinduism and show how this was sanctified by scriptures। तो क्या बताया गया है इसमें, जो हमारे नॉर्थ में जो सनातन धर्म है उनकी सभाएं हैं, और जो बंगाल के अंदर ब्राह्मण सभा है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, संगठन बनाए गए हैं, उनके द्वारा सख्ती से इन सब जो रूल रेगुलेशन है, जो बुक है, उनका विरोध किया गया है। और जो एसोसिएशन है उनका जो मेन जो मकसद है, एम है, वो है ऊंच नीच, जो जाति के आधार पर हिंदू धर्म में ऊंच नीच का जो महत्व दिया गया है उसका विरोध करना है। तो डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स, डिबेट की गई इस पर, तर्क वितर्क किया गया, स्ट्रगल्स किए गए, संघर्ष किए गए। ओवरकास्ट कंटिन्यू बियॉन्ड द colonial periods and still going in on time our own times। तो ये जो ब्रिटिश काल के बाद भी, अंग्रेजों के शासनकाल के बाद भी जाति के आधार पर कई बार जो डिबेट्स हैं वो की जाती हैं, और जो तर्क वितर्क है वो आज भी चलते आ रहे हैं, संघर्ष है वो आज भी इसी रूप में जारी हैं, आज भी उन पर कई बार डिबेट से की जाती हैं। तो यहाँ पेरियार ने औरतों के बारे में क्या लिखा है, ओनली विद द अराइवल ऑफ वर्ड्स सच एज थारा मुकुरतुम आवर वुमन हैड बिकम पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ देयर हस्बैंड्स। तो औरतों के बारे में पेरियार ने क्या बोला गया है कि जो हमारी समाज में महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड्स की हाथों की कठपुतली बन चुकी हैं, पेपेट्स बन चुकी हैं। वी एंडेड अप विद सच फादर्स हु एडवाइज देयर डॉटर्स, और कई जो फादर्स हैं अपनी बेटियों को इस प्रकार की एडवाइस देती हैं कि उनको अपने पति के संरक्षण में ही जीना पड़ेगा। दैट दे हैव बीन गिफ्टेड अवे टू देयर हस्बैंड्स एंड दे बिलोंग टू देयर हस्बैंड प्लेस। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द एसोसिएशन विद संस्कृत। तो पेरियार के द्वारा यहाँ क्या कहा गया है कि कई बार जो फादर्स हैं वो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि वो अपनी पति के संरक्षण में ही रहे, और पतियों को उपहार में दिया जा चुका है, उपहार के गिफ्ट की तरह उनके पति को सौंप दिया गया है, अब भी अपने पति के घर का ही हिस्सा बने, और संस्कृत के साथ उनका जो परिणाम है घनिष्ठता का परिणाम है, रिजल्ट है। तो ये पेरियार के अपने उस टाइम की जो थिंकिंग थी जेंट्स की, हस्बैंड्स या फादर की, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिफॉर्म्स, तो ये ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज सुधार के लिए बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, इनको ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट हम करते हैं यहाँ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज फॉर्म 1830 में। प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म ऑफ आइडोल्ट्रीज एंड सेक्रीफाइस बिलीव्ड इन द उपनिषद्स, forbids its members for criticizing religious practice. It critically drew upon the idols of religious, especially Hinduism and Christianity, looking at their negative and positive dimension। तो इसमें ब्रह्म समाज कब बनाई गई थी, 1830 में, और इस जो इंस्टीट्यूशन में, इस इस संस्था में सभी जो मूर्ति पूजा थी, आइडोल्ट्री थी, एंड जो सेक्रीफाइसेस थे, बलिदान थे, बलि थी, त्याग थी, ये सब वो करते थे जो उपनिषेध में विश्वास रखते थे। तो इस संस्था के द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते थे उनका विरोध किया, और इसके जो मेंबर थे उसने जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी, व्यवहार थे, धार्मिक परंपराओं को आलोचना की थी। तो इस प्रकार जो ब्रह्म समाज था उसने ब्रह्म अलग अलग जो रिलीजन थे उनके आदर्शों, खासतौर पर हिंदू और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक या बुराई करते हुए कहा कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही डायमेंशन पर प्रकाश डाला था ब्रह्म समाज के द्वारा। ये ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन है, ये जो साइड में दे रखे हैं, ये मेन लीडर थे ब्रह्म समाज के। अब है डेरोजियो एंड यंग बंगाल। तो ये डेरोजियो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ए टीचर एट हिंदू कॉलेज, जो हिंदू कॉलेज के एक टीचर थे कलकत्ता के अंदर, इन द 1820 डिकेड्स, प्रोमोटेड रेडिकल्स आइडियाज एंड इनकरेज्ड हिज पीपल्स। उसके जो आइडियाज थे
रेडिकल्स परिवर्तनवादी आइडियाज थे, विचार थे। तो वो अपने जो शिष्य थे टू क्वेश्चन ऑल द अथॉरिटीज, तो हर तरह की अथॉरिटी पर सवाल करने के लिए उनको इनकोरेज करता था, प्रोत्साहित करता था। रेफर टू एज द यंग बंगाल मूवमेंट्स, और एक यंग बंगाल मूवमेंट था, वो शुरू किया गया था। स्टूडेंट्स अटैक्स ट्रेडिशनल एंड कस्टम, उसके जो विद्यार्थी थे, शिष्य थे, उनके द्वारा अटैक किया जाता था जो ट्रेडिशन होती थी, कस्टम्स होती थी। डिमांड एजुकेशन फॉर वुमेन, और क्या डिमांड की गई थी, एजुकेशन दी जानी चाहिए वुमेन्स को। कंपेन्स्ड फॉर द फ्रीडम द थॉट एंड एक्सप्रेशन, और महिलाओं की जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, या अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का अधिकार भी उनको मिलना चाहिए। ये किया गया था डेरिजियो के द्वारा, यंग बंगाल मूवमेंट्स के द्वारा। रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद, एक मिशन बनाया गया था जिसको रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना जाता था, एंड स्वामी विवेकानंद नेम्ड आफ्टर रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के नाम से, एंड स्वामी विवेकानंद गुरु, जो विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। मिशन स्प्रेड द आइडियल्स ऑफ सेलिब्रेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। तो इसमें क्या बताया गया है कि रामकृष्ण मिशन का नाम उसके जो विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। और इस मिशन का जो एम था, रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य एम था, वो सोशल सर्विस, समाज की सेवा करना था, और बिना सेल्फलेस एक्शन, बिना स्वार्थ के काम करना था। ये किसका काम था, रामकृष्ण मिशन का। तो इसमें बताया स्वामी विवेकानंद ने जो 1863 से लेकर 1902 तक, वो जो ओरिजिनल नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्ता। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम था जो, वो था, क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता। कंबाइन द सिंपल टीचिंग ऑफ श्री रामकृष्ण विद हिज well founded modern outlook and spread them all over the world. After the hearing him in a world parliament of religions at Chicago in 1893, the New York Herald reported, we feel how foolish it is to send missionaries to the learned nations. Indeed, Swami Vivekananda was the first Indian in modern time and who established spiritual preeminence of the Vedanta philosophy of a global scales, but his mission was not simply to talk religion. तो यहाँ स्वामी विवेकानंद के बारे में बता रखा है कि जो पहली बार शिकागो के अंदर किसी भारतीय को बोलने का मौका दिया गया था, तो ये न्यूयॉर्क के अंदर हेरल्ड की रिपोर्ट में बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा क्या कहा था अपने नेशन के बारे में। स्वामी विवेकानंद फर्स्ट इंडियन थे, री एस्टेब्लिश की थी उसने वेदांता फिलोसफी और ग्लोबल स्केल पर। बट हिज मिशन, उसका जो मिशन था, क्या था मिशन, सिंपली टू टॉक अबाउट ऑफ रिलीजन, धर्म के बारे में साधारण सी बातें करना। ही वॉज एक्सट्रीमली पेन एट द पॉवर्टी एंड द मिजरी ऑफ हिज कंट्रीमैन, बहुत ज़्यादा दुख होता था अपने देश की गरीबी और निर्धता को, मिजरी को देखकर। ही firmly is believed that any reform could become successful only by the uplifting the condition of the masses. उसका विश्वास था कि अगर हम समाज में सुधार करना चाहते हैं तो हम सुधार तभी कर पाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा जनता की कंडीशन को सुधारा जा सकेगा। Therefore, his clarion call to the people of India was to rise above the narrow confines of their religion of the kitchen. तो उसने भारत के लोगों को कहा था कि जब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं, जब तक हम हमारी नैरो कन्फाइंस, हमारी जो सोच है, जो नैरो सोच है, उसको जब तक हम बदल नहीं सकते हैं। रिलीजन ऑफ द किचन कम टुगेदर इन द सर्विस ऑफ द नेशन, हमें इकट्ठे होकर देश की सेवा करनी चाहिए। सेंडिंग आउट इज दिस call, he made a single contribution to the nascent nationalism of India. His sense of the nationalism was, however, not narrow in its conceptions. He was convinced that many of the problems facing the mankind could only be overcome if the nation of the world come together on the equal footing. Therefore, his exhortations to the youth was to unite on the basis of the common spiritual heritage. In the exhortations is become truly the symbol of a new spirit and source of strength for the future. तो ये
नौजवानों को, जो यंग जनरेशन थी, उसको इनकरेज करने के लिए उसके द्वारा ये जो स्पीच थी वो दी गई थी कि आने वाले फ्यूचर्स में हमें, आने वाले भविष्य में हमने सिंबल बनाने होंगे जो अपने देश को आगे विकास के लिए जरूरी है। नेक्स्ट हमें यहाँ प्रार्थना समाज में कब बनाई गई थी? 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज शो टू रिमूव कास्ट रिस्ट्रिक्शंस, जो जाति से रिलेटेड बंधन है उनको खत्म करना। अबॉलिश चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को खत्म करना। एनकरेज द एजुकेशन फॉर वुमेन्स, औरतों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। एंड द बैन ऑन विडो रीमैरिज, और जो विडो रीमैरिज पर बैन है उसको हटाना। इट रिलीजियस मीटिंग ड्यू अपॉन हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट, तो इस प्रकार उन्हें हिंदू, बौद्ध और ईसाई के जो ग्रंथ थे उन पर विचार विमर्श किया गया था प्रार्थना समाज के द्वारा। नेक्स्ट हम यहाँ करते हैं वेद समाज। वेद समाज मद्रास के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था 1864 में। वाज इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्म समाज, ये किससे इंस्पायर्ड हुआ था? ब्रह्म समाज से। वर्क टू अबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शन, इसको जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए। प्रोमोट विडो रीमैरिज, विधवाओं के दोबारा विवाह करने को प्रोमोट करना। वुमेन्स एजुकेशन का। मेंबर बिलीव इन वन गॉड, इसके जो मेंबर थे ये वन गॉड में ही बिलीव करते थे, एक भगवान में। दे कंडेमेन द सुपरस्टिशंस एंड रिचुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, तो वेद समाज के जो रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठान थे, कस्टम से, रीति रिवाज थे, उनके खिलाफ काफी निंदा की थी। तो ये था हमारा वेद समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज एंड स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो स्पीच दिया गया था शिकागो के अंदर, उसके बारे में हमने भी। डेरिजियो और यंग बंगाल के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में हमने यहाँ रीड किया। नेक्स्ट है अलीगढ़ मूवमेंट्स। अलीगढ़ मूवमेंट्स एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के अंदर, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान के द्वारा। सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में अलीगढ़ के अंदर। लेटर बिकम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाद में इसी को यूनिवर्सिटी बना दिया गया था, यूनिवर्सिटी बनाया गया था। इंस्टीट्यूशन ऑफर्ड मॉडर्न एजुकेशन, जहां आधुनिक शिक्षा देने के लिए, इंक्लूडिंग वेस्टर्न साइंस टू मुस्लिम्स। अलीगढ़ मूवमेंट्स एज इट वाज नोन हैड इनॉर्मस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ द एजुकेशनल रिफॉर्मर्स, तो इस प्रकार यहाँ वेस्ट साइंस के साथ साथ अलग अलग सब्जेक्ट की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का जो शैक्षणिक सुधारों के अंदर गहरा प्रभाव रहा था। नेक्स्ट है सिंह सभा मूवमेंट्स। सिंह सभा मूवमेंट्स में ये रिफॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन संस्था है ऑफ द सिक्स। फर्स्ट सिंह सभा वर फोरम अमृतसर 1873 में, लाहौर में 1879 में। सभा शो टू रीड सिक्किम ऑफ सुपरस्टिशन, तो सिखों की जो अंधविश्वास हैं, कास्ट डिस्टिंक्शन हैं, जातीय भेदभाव हैं, प्रैक्टिस हैं जो जाति से रिलेटेड, सीन बाय देम ऑन नॉन सिक्स, दे प्रोमोटेड एजुकेशन अमंग द सिक्स, ऑफन कंबाइनिंग मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस विद सिख टीचिंग, तो इसमें सिखों की शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, जो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी बढ़ाया जाता था। तो ये नीचे क्या दे रखा है? खालसा कॉलेज दे रखा है अमृतसर का, जो 1892 में बनाया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा। अब यहाँ दे रखा ब्लैक स्लेव्स एंड वाइट प्लांटर्स, काले गुलाम जिनको मजदूर कह सकते हैं जो गरीब लोग हैं, और वाइट प्लांटर गोरे बागान लगाने वाले, बागान के मालिक। तो इसमें क्या स्टोरी दी गई है? रीड अबाउट हाउ ज्योतिराव फुले के द्वारा कनेक्शन इन इस बुक गुलामगिरी में बताया था, उसकी जो बुक थी उसमें बताया गया था। कास्ट ऑपरेशंस द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका, तो अमेरिका के अंदर कैसे दास लोगों के साथ भी बिहेवियर किया जाता था उसके बारे में हम लेसन में रीड किया है। फ्रॉम द टाइम दैट यूरोपियन एक्सप्लोरर एंड ट्रेडर्स इन लैंडेड इन अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी। अब हम अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में देखते हैं कि 17th सेंचुरी में कैसे वहाँ जो व्यापारी थे या यात्रा के लिए जो जाते थे, उन्होंने देखा कि ट्रेड इन स्लेव्स बिगन्स, मजदूरों का भी व्यापार किया जाता था। ब्लैक पीपल वर कैप्चर, काले लोगों को पकड़ा जाता था। ब्रोड फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका, अफ्रीका से उनको अमेरिका लाया जाता था। सोल्ड टू वाइट प्लांटर, और जो गोरे बागान मालिक थे उनको बेच दिया जाता था। मेड टू वर्क ऑन कॉटन एंड अदर प्लांटेशन, तो वहाँ पर कॉटन का काम करवाया जाता था, या जो कपड़ा मिल थी वहाँ पर काम करवाया जाता था, या बागानों में काम किया जाता था। मोस्ट ऑफ देम इन द साउथर्न यूनाइटेड स्टेट, ये ज़्यादातर
साउथर्न यूनाइटेड स्टेट के अंदर थे। इन द प्लांटेशंस दे हैड टू वर्क लॉन्ग आवर्स, वहाँ बागानों में कई घंटों तक, लंबा समय तक काम करना पड़ता था। टिपिकली फ्रॉम डाउन टू डस्क, तो ये सुबह होने से लेकर रात को देर तक, डाउन टू डस्क से। पनिश्ड फॉर इनएफिशिएंट वर्क एंड विप्ड एंड टॉर्चर, तो अगर सही ढंग से काम नहीं किया जाता तो कई बार उनको पनिशमेंट भी मिलती थी, कोड़ों से पीटा जाता था और टॉर्चर किया जाता था, अलग अलग ही यातनाएं दी जाती थी। मैनी पीपल व्हाइट एंड ब्लैक ओपेस्ट हेवली थ्रू ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, बहुत सारे ब्लैक लोगों के द्वारा या व्हाइट लोगों के द्वारा इस प्रकार के विरोध किए थे, संस्थाएं बनाई थी, ऑर्गेनाइज बनाए थे इस प्रकार की दास प्रथा का विरोध करने के लिए। इन डूइंग शो दे इन्वोक द स्पिरिट ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776 में। तो इस प्रकार जो अमेरिका के अंदर 1776 के अंदर एक रिवॉल्यूशन आई थी, क्रांति आई थी, उनकी सभी भावनाओं को दिखाते हुए सी योर डिक्लेरेशन, आप हमारी डिक्लेरेशन को देखें। अमेरिकन ने कहा डू यू अंडरस्टैंड योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी भाषा में समझ आती नहीं आती। अब्राहम लिंकन हेल्ड दैट दोज हु हैड फोर्ट स्लेवरी हैड डन सो फॉर केजेस ऑफ डेमोक्रेसी, जो अमेरिका के अंदर थे, अब्राहम लिंकन ने गोटिसबर्ग में दिए गए अपने भाषण में ये कहा गया था कि he urged the people to strive for racial equality so that government of the people by the people for the people shall not perish from the earth। तो लोगों को के लिए कहा था अब्राहम लिंकन के द्वारा कि जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट बनाई जाए वो ऑफ द पीपल होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो जनता के लिए जो सरकार बनाई जाती है, जनता के द्वारा बनाई जाती है, जनता उसका अंत न हो, इसलिए ये सारी जो स्टोरी यहाँ दे रखी है अमेरिका के यूएसए के अंदर दे रखी है। ये था हमारा लेसन, वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।